हो सकता है एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे हो, एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे हो, एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे हो। अभी हमें लोकेशन नहीं मालूम कि कहाँ पे है। क्वेश्चन में केवल क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 पॉइंट चार्जेस हैं, तीनों ही चार्जेस वहां पे पॉजिटिव हैं। और सेंटर पे हमने क्या किया है, सेंटर पे हमने लाके प्लेस किया है कितने चार्ज को, वहां पे -2q चार्ज को लाके प्लेस किया। लेकिन जब सेंटर पे -2q चार्ज को लाके प्लेस कर रहा हूं तो क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जो भी चार्ज पार्टिकल है वो मूव करता है कांस्टेंट स्पीड से। और ये चीज हमें मालूम है कि कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे चल रहा है और उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो मोशन यूनिफॉर्म होता है। मोशन यूनिफॉर्म तभी होता है जब वहां पे हम बात करते थे केवल सेंट्रीपिटल फोर्स की। टेंजेंशियल फोर्स वहां पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहां पे नेट फोर्स अलोंग द टेंजेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब देखो, मान लो अगर कोई पार्टिकल यहां पे है, हमें चार्ज की पोजीशन देखनी है, तो मान लो अगर कोई चार्ज Q है, एक चार्ज Q यहां पे है, मान लो एक चार्ज Q उसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट चल रहा है अभी, और जो तीसरा चार्ज है वो यहां पे मान लो ये x एक्सिस है, मान लो ऐसा, और मान लो ये तुम्हारी यहां पे क्या है, y एक्सिस है। अब मैंने किसी टाइम पे ऐसी पोजीशन कंसिडर करी कि यहाँ पे एक चार्ज Q है, यहाँ पे एक चार्ज Q है और यहाँ पे एक चार्ज Q है। अब चेक करो कि ये 3 चार्ज पार्टिकल अगर इस तरह से मूव कर रहे हैं कांस्टेंट स्पीड से, यानी आपस में 90 डिग्री एंगल टर्न, आपस में 90 डिग्री एंगल फॉर्म करते हुए चल रहे हैं, तो अब चेक करो इस केस में तीनों पार्टिकल के ऊपर टेंजेंट के अलोंग फोर्स 0 हो पाएगा क्या? जैसे इस पार्टिकल को देखोगे तो इस पार्टिकल को देखोगे तो ये इसके ऊपर ऐसा रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ पे है, तो ये भी इसके ऊपर क्या करेगा, इस तरह से रिपल्सिव फोर्स अप्लाई कर देगा। अब इस केस में तो हमें लग रहा है कि इस फोर्स का केवल यहाँ पे y कंपोनेंट होगा, x कंपोनेंट इसके क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये जो -2q रहेगा इस q के ऊपर क्या करेगा, कुछ F' फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, और इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो कहां आ जाएगा, टुवर्ड्स द सेंटर आ जाएगा। तो ऐसा तो हमें दिखाई दे रहा है इस चार्ज के लिए, लेकिन हर चार्ज पार्टिकल के लिए ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अब इस चार्ज को देखो जरा, ये Q इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा इस तरह से, ये Q इसके ऊपर इस तरह से फोर्स लगाएगा रिपल्सिव, मान लो F1, ये -2q इसके ऊपर इस तरह से लगाएगा अट्रैक्टिव फोर्स F2 होगा, और ये जो Q फोर्स रहेगा इस Q के ऊपर कुछ रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा इस तरह से F। अब बताओ यहाँ पे फोर्स के कितने कंपोनेंट बनेंगे, ये एक फोर्स आ रहा है सेंटर के अलोंग, ये फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर। इस फोर्स को रिजॉल्व करोगे तो एक कंपोनेंट तो सेंटर की लाइन के अलोंग बनेगा, लेकिन दूसरा कंपोनेंट किसके अलोंग आ जाएगा, टेंजेंट के अलोंग, और हमें टेंजेंट के अलोंग फोर्स क्या चाहिए, 0 चाहिए। इसका मतलब है कि ये तीनों चार्ज पार्टिकल इस तरह से मूव नहीं कर सकते। समझ में, चार्ज पार्टिकल इस तरह से मूव करेंगे कि हम किसी भी चार्ज पार्टिकल, किसी भी एक चार्ज पार्टिकल पे अगर देखेंगे तो उस पे नेट फोर्स अलोंग द टेंजेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अब मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ करता हूं, और अब मैं तुम्हें बोलता हूं कि जो तीनों चार्ज पार्टिकल हैं वो आपस में इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हुए चल रहे हैं। जो 3 चार्ज पार्टिकल हैं वो आपस में इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हुए चल रहे हैं। ये A, ये A, ये A है ना, और इसके सेंटर पे जो चार्ज पार्टिकल था वो कितना था, -2q था। अब बताओ अगर ये तीनों चार्ज पार्टिकल हमेशा इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हुए चलेंगे तब तो ये एंगल कितना होगा, 60 होगा। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, फोर्स कैलकुलेट करते हैं। पहले हम इस पे देखते हैं,
इस क्यू चार्ज पे, तो ये क्यू इस क्यू के ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेगा, होगा नहीं हुआ? कितना फोर्स अप्लाई करेगा? तो वो तो फोर्स अप्लाई करेगा के क्यू क्यू बाय क्या हो गया ए स्क्वायर। जितना इसने इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई किया उतना ये भी इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा, ये हो गया एफ। साथ में ये जो -2q रहेगा इस q के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स एफ डैश ऐसा अप्लाई कर रहा होगा। एफ डैश की वैल्यू क्या होगी? एफ डैश की वैल्यू की के क्यू। मैंने क्या बोला है? साइन नहीं लेना है, हमें केवल क्या कंसिडर करना है? हमें केवल कंसिडर करना है मैग्नीट्यूड। तो हम लिखेंगे वहां पे के क्यू 2q अपॉन, अब ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। तो इस तरह से कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और ध्यान ना ये इसका सेंट्रॉइड है कि नहीं है वहां पे। ये डिस्टेंस अब हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री लगा लो और ये डिस्टेंस हम क्या कर लेते हैं? फाइंड आउट कर लेते हैं। मान लो इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस r है। तो अब चेक करो, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अगर y है तो ये भी y होगा, ये भी तुम्हारा क्या होगा? y मान लो या फिर इसको d मान लो। तो ये डिस्टेंस मान लो d, ये डिस्टेंस d, ये डिस्टेंस d। d हो गया, ये तो हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से लेके यहाँ तक का r रेडियस। इसको मानने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने सर्कल का रेडियस कितना मान लिया? r, तो ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस r, ये एंगल कितना हो गया? 30। यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। चेक करो, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा, यहाँ पे 30, यहाँ पे भी 30। यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा a/2। तो अगर रिलेट करना है तो रिलेट करेंगे cos 30। cos 30 यहाँ पे क्या देगा? बेस अपॉन क्या हो गया? हाइपोटेनियस r। तो a को बाद में हमें रिलेट करना है। cos 30 हो गया √3/2 a/2r, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा और a का मतलब हो जाता है वहाँ पे r√3। तो बाद में a की वैल्यू पुट करेंगे। अभी हमें f डैश देखना है, तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो तो कितना हो गया? r²। बाद में a की वैल्यू पुट कर देंगे। अब बताओ यहाँ पे ये एंगल 30, ये एंगल 30, ये एंगल भी कितना आएगा? 30, ये एंगल भी 30। अब प्रॉपर्टी क्या यूज करोगे? इस फोर्स का जो कंपोनेंट होगा टेंजेंट के अलोंग वो क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे जो फोर्स आएगा इसका x, इसका भी एक कंपोनेंट, इसका भी एक कंपोनेंट, तो कितना हो जाएगा? 2f cos 30। तो इस केस में जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा f डैश माइनस 2f cos 30। और चेक करो ये नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? f डैश बड़ा होना चाहिए। तो रिजल्ट हो जाएगा 2k q² बाय r² माइनस 2 cos 30 √3/2 इंटू f का मतलब होता है k q² बाय a² की वैल्यू पुट करोगे तो 3r², 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो जो रिजल्टेंट फोर्स आता है वो आता है 2k q² बाय r² माइनस k q² बाय √3r²। कैलकुलेशन चेक कर लेना। तो यहाँ पे ये नेट फोर्स है टुवर्ड्स द सेंटर, देखो है कि नहीं है? अब चेक करो कि हर केस में नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर बनना चाहिए और टेंजेंट के अलोंग नेट फोर्स 0 आना चाहिए। तो ये चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर ऐसा फोर्स अप्लाई करेगा, ये इसके ऊपर ऐसा अप्लाई करेगा, ज्वाइन कर दो यहाँ पे, ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एफ डैश फोर्स अप्लाई करेगा। ध्यान है सेंट्रॉइड है, तो ये डिस्टेंस
यहाँ पे फोर्स अगर एफ डैश है तो ये फोर्स एफ डैश है, इन दोनों का रिजल्टेंट भी ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? इन दोनों का जो रिजल्टेंट रहेगा ये 30, ये भी 30, तो इसका रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा टेंजेंट के अलोंग नेट फोर्स क्या हो गया? 0। यहाँ पे सिमिलरली करके देखना, ये एक ऐसा आएगा, दूसरा ऐसा आएगा, फिर एक ऐसा आएगा और इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसा आएगा। टेंजेंट के अलोंग नेट फोर्स क्या हो गया? 0। तो अगर तीनों चार्ज पार्टिकल अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हुए चलेंगे तो उस केस में उनकी स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। और देखा होगा इसी तरह का क्वेश्चन ग्रेविटेशन में भी होता है। ग्रेविटेशन में वहां बोलता है कि दो पार्टिकल हैं, दो पार्टिकल का मास है और ये दोनों पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड से। तो क्वेश्चन में पूछता है टाइम पीरियड कितना है और स्पीड कितनी है। तो वहां पे लॉजिक ये यूज करना है कि अगर दो पॉइंट मास है तो डायमेट्रिकली ऑपोजिट होने चाहिए। जब भी ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट चलेंगे तो उस केस में नेट फोर्स हमेशा कहां होगा? टुवर्ड्स द सेंटर होगा। अगर 3 पॉइंट मास है तो वो हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल पे बनाते हुए चलना चाहिए। इसका अट्रैक्टिव फोर्स ऐसा आएगा, इसका ऐसा आएगा, रिजल्टेंट यहां चला जाता है। और अगर चार पार्टिकल होंगे तो वो हमेशा स्क्वायर फॉर्म करते हुए चलेंगे। तो जो ग्रेविटेशन का मॉड्यूल होगा तो वहां देखना ये दो क्वेश्चन आईआईटी में पूछे जा चुके हैं। वहां पूछा गया है कि 3 पार्टिकल हैं और तीनों पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड से। तो वहां पे स्पीड या टाइम पीरियड पूछा गया था।